हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आदमी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन लेकर के आए हैं। हमको पता है आप सभी आदमी बिल्कुल अच्छे तरीका से पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार आप लोग फटाफट में इसको स्पीड करके आप लोग थोड़ा सा फटाफट में देख लीजिएगा। एग्जाम के समय आपको बिल्कुल बहुत काम आने वाला है। तो वही क्वेश्चन लिए हैं आज का टॉपिक में, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए आज का मतलब आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पूरा कोर्स फ्री में चल रहा है और आप लोगों के लिए सभी आदमी के लिए न्यू ईयर में धमाका ऑफर आने वाला है। मात्र 10 रुपया में आपको कोर्स मिलेगा। मात्र 10 रुपया में इस साल का कोर्स मिलेगा आपको, समझ गए ना। तो सभी आदमी तैयार रहिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। मतलब जो आने की संभावना है, समझ गए ना, जो आपके एग्जाम में आ सके, मतलब आ जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कैसे। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का स्रोत तो आप जानते हैं, स्रोत का मतलब जिस रास्ते से आप लोग के घर में आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे या मामा चाचा जो भी होंगे, अगर कोई आदमी आते तो आपका कमाई का स्रोत क्या है, रास्ता क्या है। तो स्रोत का मतलब समझ गए, एक रास्ता, एक वे। प्रकाश कहाँ से आ सकता है, किस जगह से, समझ गए ना। और कोई कहता है मेरे पिताजी टीचर हैं या और कोई चीज़ है, तो वहाँ से पैसा हम लोगों को आता है। तो स्रोत का मतलब समझे ना। उसी प्रकार यहाँ करा है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है ना, जहां से आता है वह क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे जली हुई मोमबत्ती, वहां से भी प्रकाश निकलता है। बहुत से मतलब लालटेन, हर चीज जहां से प्रकाश निकलता हो वह प्रकाश स्रोत कहलाता है, इत्यादि। समझ गए ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया वो हमेशा रहेगा। जैसे सूर्य, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसके बाद तारे, ये खुद का इसमें रोशनी होता है, कोई मानव जाकर के वहां जनरेटर को स्टार्ट नहीं कर दिया, समझ गए ना। तो ये आपका जो खुद से मतलब रोशनी प्रदान करता है तो वो प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। और जिसको मानव ने बनाया है उसे मानवकृत स्रोत कहा जाता है। मानव निर्मित या मानवकृत स्रोत कहा जाता है। जैसे बल्ब को एक मानव ने बनाया है। लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि ये सभी प्रकाश स्रोत है, लेकिन ये किस प्रकार का, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझ गए ना, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश क्या है। ये कभी मतलब यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनता है। कह रहा प्रकाश क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं या हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। समझ गए ना। अब कहता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो ऊर्जा है, याद रखिएगा सभी। अब कहता है प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है देखिएगा, ये क्वेश्चन इस पर स्टार लगाना चाहिए। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बताइएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या यहाँ पे देखिए आप लोग को इधर से काउंटिंग कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज को याद रखिएगा। नॉर्मली आपसे ये बात पूछा जाता है, ये बहुत कम नहीं के बराबर ही पूछा गया, लेकिन ये बात आपसे कई बार पूछा गया, हर शिफ्ट में और पर ईयर पूछा गया, मतलब जिस बार भी एग्जाम हुआ सभी बार। अब कहता है हवा में या वायु में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहां पर भी होता है। समझ गए ना। अब पूछेगा पानी या जल में प्रकाश की चाल,
पानी या जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद कहता है कांच में, कांच समझते हैं ना, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप लोग इस बात को पक्का मतलब याद रखिएगा। 100% गारंटी है कि आपसे यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समझ गए ना, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। यह क्वेश्चन 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। यहां कहता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में, या तो सीधी रेखा या तो सरल रेखा में गमन करती है। समझ गए ना, आपको पता होगा कि अगर ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, फिर ऐसा कर दे और फिर ऐसा कर दे, अगर प्रकाश यहां से टॉर्च जलाना शुरू करेंगे, टॉर्च जलाना शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा, यहां से प्रकाश इधर की ओर नहीं जाएगा, इधर की ओर नहीं निकलेगा। तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में। अगर यहां से टॉर्च जला रहे हैं, यहां से टॉर्च जला रहे हैं, तो इस साइड निकल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब प्रकाश इस पार से उस पार हो रहा है, तो हमेशा सीधी रेखा में होता है, याद रखिएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है, समझ गए ना। प्रकाश को अगर कण के रूप में देखा जाए तो ये क्या है, फोटोन है। समझ गए ना। अब आगे चलिए, प्रकाश के गति का पता, प्रकाश जो वहां से यहां आता है, इसका पता सबसे पहले 1676 ईस्वी में रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था, रोमर ने लगाया था। किसने, रोमर ने। याद रखिएगा, प्रकाश के गति का पता। अब आपका आसमान से मतलब वहां से प्रकाश यहां पर आ रहा है, या तो कहीं पे बल्ब जल रहा है तो वहां से रोशनी यहां आ रहा है, तो इसका पता किसने लगाया था, रोमर ने 1676 ईस्वी में पता लगाए थे। समझ गए ना, ये सभी बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी पर आने पे। समझ गए ना। तो इसका मतलब गति करता है तब ना वहां से यहां आ रहा है, तो ये सब भी बात याद रखिएगा। चलिए अब कहता है सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग कितना किलोमीटर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य जो है यहां पृथ्वी से वहां का बात किया जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ गए ना। अब कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक, अगर पूछेगा सबसे अधिक कहां होता है, गैस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद ठोस में होता है। समझ गए ना, इस बात को भी याद रखिएगा। अब आगे चलिए, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन लिया गया है, बहुत सुंदर है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है समांतर किरण पुंज। बहुत आदमी कहेगा सर किरण पुंज क्यों नहीं लिखा है, तो हम क्या बोले, आपको वही क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में लगभग आ रहा है। समझ गए ना। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले इसका होता है किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज, क्या, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसीलिए इस बात को नहीं लिखे, ये नॉर्मल बात था, कोई बड़ा बात नहीं था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप बताइए। देखिए किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को, देखिए किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया। कितना भाग में, 3 भागों में। एक है आपका समांतर, एक है समांतर। हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेते हैं, काफी अच्छा समझेंगे। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किरण पुंज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में, 3 भागों में। पहला आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज। और एक और तीसरा क्या है, अपसारी किरण पुंज। क्या है, अपसारी किरण पुंज। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्या है, समांतर किरण पुंज, दूसरा और तीसरा
ये कोई जरूर नहीं कि आप इसको पहले लिखिए, इसको कहीं भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए समांतर किरण पुंज का मतलब थोड़ा समझिए। समांतर किरण पुंज में हो है क्या कि जब जो प्रकाश किरण आ रहा है ना, जब प्रकाश किरण आती है ना, तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण अगर जब प्रकाश किरण आ रही है ना, तो एक ही समांतर में वो क्या होगा, एक ही समांतर में, मतलब उसका डिस्टेंस जो है ना बीच का क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। ये जब प्रकाश इधर से इधर की ओर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है सभी जगह का, ये क्या है, सेम है, क्या है, बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ गए ना। तो आपसे पूछेगा ये इसको पहले समझिए। अब कहता अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, तो क्या हो रहा है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कह देगा इसको देखिए क्या हो रहा है, आप लोग शायद आप लोग को तो पता चल गया होगा। ये क्या हो रहा है कि सभी जगह से किरण, प्रकाश किरण, सभी जगह से प्रकाश किरण आकर के एक जगह क्या हो रहा है, सभी जगह से प्रकाश किरण एक जगह जाकर के यहां पर मिल रहा है। तो जब सभी जगह से प्रकाश किरण आकर के एक जगह मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जब अलग अलग जगह से प्रकाश किरण एक जगह आकर के मिल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब कहता है अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, ऐसा ही फिगर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या, एक जगह से इधर की ओर निकल रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, एक जगह से फैल रहा है। तो जब प्रकाश की किरण एक जगह से, एक बिंदु से अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दे, मतलब एक जगह से प्रकाश किरण निकल रहा है और वो अलग अलग भागों में जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक जगह से बिछड़ रहा है, दूसरे दूर दूर हो रहा है तो उसे अपसारी कहेंगे, और जब एक जगह आकर के मिलेगा तो उसे अभिसारी कहेंगे। जब सेम डिस्टेंस में हो और जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ गए ना, याद रखिएगा। जैसे रेल का पटरी समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, लेकिन वहां किरण पुंज का नहीं, समांतर का उदाहरण है। समझ गए ना, क्योंकि सभी जगह रेल के पटरी का डिस्टेंस समान होता है। समझ गए ना, आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं समांतर किरण पुंज। अब समझना है क्या है समांतर किरण पुंज, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अब देखिए कहता है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अभी जस्ट बताया गया था ना, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर, सेम डिस्टेंस में, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब कहता है समांतर किरण पुंज के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, समान होता है। आपको बताया गया था ना, समांतर किरण पुंज के बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। अब कहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, सभी सेम डिस्टेंस में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज पूरा इसको पढ़ेंगे और एक जगह सभी कुछ आपको मिलने वाला। अब देखिए आपको अभिसारी किरण पुंज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या आता है, आपको बताए थे, आपको फोन ऑन करते नहीं कहते कि अभी कहाँ हो, तो मतलब मिलना है। कहता वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह आकर के मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ये नोट वाला याद रखिएगा, बहुत सुंदर है। अभिसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी घट जाती है। क्यों घट जाती है, आपको बताया गया। अगर यहां से ये आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, तो देखिए ये डिस्टेंस दूर है ना, इस दोनों का, यहाँ का डिस्टेंस, यहां से यहाँ का डिस्टेंस दूर है ना, लेकिन घट करके धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। जैसे यहां से आया तो ये क्या है कि इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा था, लेकिन ये घट करके कम हो रहा है, यहां पर आ रहा है, ये इधर से जा रहा है। देखिए इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपसे कहेगा किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घट जाता है। किसमें, अभिसारी किरण पुंज में, और अपसारी में तो बढ़ जाता है।
इस बातों को भी याद रखिएगा। अब कहता है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको बताया गया था कि एक जगह से इधर भी निकल जाएगा, इधर भी निकल जाएगा और इधर भी निकल जाएगा, इधर भी निकल जाएगा। जो निकलने का काम करेगा एक जगह से बहुत जगह चारों तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और यहाँ पूछेगा किरणों के बीच की दूरी घटता है बढ़ता है? तो बढ़ जाता है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ देखिए पहले कम था, इधर आया गया तो ज्यादा हो गया। तो इस बात को भी याद रखिएगा। कहता है अपसारी किरण पुंज के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब कहता है पारदर्शी पदार्थ। देखिए पदार्थ को भी कई प्रकार बांटा गया, कई तरह से बांटा गया, पारदर्शी, माध्यम या पदार्थ आप बोल सकते हैं। अब कहता है पारदर्शी पदार्थ क्या है? कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें पूर्णतः आर पार कर जाती है। क्या करती है? पूर्णतः इस पार से उस पार चल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है जैसे कांच, पानी, हवा। इस समय क्या प्रकाश को इधर से जलाने के बाद इस पार से उस पार पूर्णतः चल जाए, ये क्या है? पारदर्शी। अब कहता है अपारदर्शी पदार्थ क्या है? हाँ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर अर्थात आर पार नहीं निकल पाते हैं। क्या होते हैं? आर पार नहीं निकल पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर पार नहीं निकल पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर। ईंट अगर आपके सामने रख दिया जाएगा, यहाँ से आप टॉर्च जला रहे हैं, अगर आपको यहाँ से एक बुक ही ले लेते हैं, अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा, ये टॉर्च जला रहे हैं और यहाँ पर अगर रख दिया जाएगा इधर से, तो उस पर होगा? नहीं होगा। तो यह क्या है? यह एक प्रकार का अपारदर्शी, क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। समझ गए ना? इस बातों को याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर ईंट को रख दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर कहता है ईंट पत्थर, अगर ईंट पत्थर के उधर कभी प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये सब भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कहता है पारभासी। एक था पारदर्शी, एक है अपारदर्शी, एक है आपका पारभासी पदार्थ। कहता है ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, मतलब कुछ कुछ, ज्यादा नहीं, अंश तक मतलब कुछ भाग मतलब निकल पाता है, वो भी निकलता है लेकिन धुंधला दिखता है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, रक्त, खून, कुहासा, ये सभी में क्या होगा? प्रकाश कुछ कुछ इधर से उस पर जाएगा, धुंधला दिखेगा, तो क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाता है। समझ गए ना? याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं छाया के पास। छाया, छाया क्या है? ये सभी आदमी शायद जानते होंगे। छाया क्या है, किसे कहते हैं छाया? देखिए छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ मतलब मार्ग, रास्ता पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसे आर पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। समझ गए ना? जब प्रकाश यहाँ से टॉर्च जलाया गया और यहाँ पर एक अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाएगा, तो उधर क्या होगा? एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा ना, काला क्षेत्र बनेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे। समझ गए ना? जब प्रकाश के गमन पथ पर, सुनिएगा परिभाषा समझिएगा, जब प्रकाश के गमन यहाँ से टॉर्च जला रहे और जाएगा, अगर अभी कुछ नहीं तो इस पार से उस पार चलेगा, अगर यहाँ पर एक अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाएगा तो ये क्या होगा? प्रकाश को उस साइड जाने नहीं देगा, लेकिन क्या होगा कि इस बुक का, इस कॉपी का उधर एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा इसके पीछे, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? छाया कहेंगे। समझ गए ना? तो वही बात यहाँ पर कहता है, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसे आर पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र या काला क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यार से हम लोग उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बहुत सुंदर प्रतिबिंब, इमेज, आपका इमेज कैसा, प्रतिबिंब क्या है, ये बहुत मैटर करता है। आप लोगों का भी रिजल्ट आने के बाद आपका इमेज कैसा है लोग को खुद पता चल जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। कहता प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बहुत सुंदर बात है, इसको याद रखिएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बात भी कर लेंगे इस पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम लोग प्रतिबिंब को समझते हैं। किसको? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब
जिसको हम लोग इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब में एक चीज याद रखिएगा, आपको एक चीज बताया जा रहा है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है। देखिए कहता है प्रतिबिंब में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है। आपका परिभाषा याद हो जाएगा, समझ गए ना। अगर आप लोग इस बात को समझ गए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो बस आपका काम बन गया। देखिए मिलती हुई का मतलब है कि कोई चीज डायरेक्ट मिल रहा है, कोई भी चीज डायरेक्ट मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट हमको मिल रहा है, लेकिन कोई चीज हमको ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं, समझ गए ना। तो मिलती है कि मतलब पूरा हमको पता है कि ये चीज हमको मिल रहा है। अब कोई चीज नहीं मिल रहा, मतलब एक प्रतीत बन रहा है, छाया मतलब इमेज बन रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है, समझ गए ना। इसको पूरा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग मेला तो गए होंगे सभी आदमी, ज्यादा यहाँ से समझ में आता है। ये कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। मेला तो सभी आदमी गए होंगे, आपके गांव से बहुत सारा लोग जाते हैं मेला, थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। गांव से बहुत सारे आदमी जाते हैं, तो मान लीजिए दो दोस्त गया मेला, और दोनों दोस्त बर्गर खा रहा है, जो भी चीज खा रहा है बर्गर खा रहा है, और अचानक से एक दोस्त का नजर पड़ गया इधर की ओर, किधर की ओर, इधर की ओर। तो ये अपना दोस्त को क्या बोलता है दूसरा को कि देखो ना भाई, लगता है वही है, क्या है, लगता है वही है। तो अब किसके बारे में करा, ये तो खुद आप लोग समझ रहे हैं। कहता है कि देखो ना वही दोनों तो नहीं है, आप लोग ज्यादा समझ पाइएगा। तो कहने का मतलब कोई कह रहा है कि मिल रहा है, एक दोस्त कहता है कि मिल रहा है, एक दोस्त कहता है, एक दोस्त कहता है मिल रहा है, और एक दोस्त कहता है कि नहीं, कहता नहीं रे लगता है कि वो है। कोई कहता है पूरा कि वही है, बिल्कुल हम जानते हैं बिल्कुल वही है। एगो दोस्त कहता है कि नहीं लगता है वैसा, हो सके है या नहीं। तो वही बात उसमें भी कहता है, मिलती है मतलब पूरा मिल रहा है, पक्का विश्वास है वही है। और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब हो सके है भी अर्थात नहीं भी है। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए ना। मतलब समझे, अगर कोई वो अपने गर्लफ्रेंड या जिसके साथ वो मेला में घूम रहा है, तो यहाँ पे इसको कह रहा है कि मिल रहा है, एक दोस्त कह रहा है मिल रहा है, और दूसरा कहता है कि नहीं वो नहीं है, हो सके दूसरा को है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि वही है, लेकिन वो कहता नहीं हो सके दूसरा को है, लेकिन एगो को पता है कि पक्का कि वो मिल रहा है, समझ गए ना। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो यहां से देखिए परिभाषा इसको कैसे याद रखना है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है परिभाषा, बहुत अच्छा है, आप लोग को फटाक से याद हो जाएगा। अब कहता है किसी प्रकाश स्रोत से जा रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, सुनिएगा इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यही दोनों बात अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, समझ गए ना। क्या करना है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए किसी प्रकाश स्रोत से जा रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा। अब आप लोग कहिएगा कि वह प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है। आपको पता है प्रतिबिंब दो प्रकार का हो सकता है, एक सही वाला, एक गलत वाला भी। तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में होता है, तो रियल इमेज बोलेंगे। एक होता है आभासी या काल्पनिक, उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, समझ गए ना, कल्पना। तो एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। आप लोग याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखना है ये, अब आपसे कोई पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण किसी परावर्तन से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे।
और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। कल्पना कर रहे हैं, नहीं कि बोले मेला वाला बात कि वहां पर एक दोस्त करा नहीं रे वही है, और दूसरा क्या कहता है वो कल्पना कर रहा है, हो भी सकता है, कहता है कोई ठिकाना नहीं मत जाओ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए मत जाओ। तो जहां पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ गए ना? अब इसका परिभाषा आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। अब देखिए कहता है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, यहां तक तो कुछ नहीं, फिर कहता है जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना? जिस बिंदु पर मिलती है, डायरेक्ट मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अभी मिल रहा है यहाँ पे तो इसे वास्तविक कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब कहता है यहां पर समझिएगा, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। जो वास्तविक में होता है वो हमेशा उल्टा होता है। समझ गए? याद रखिएगा। जैसे मूवी में हीरो सब 25-30 को अकेले मारता है, क्या वो बात सही है? नहीं, वो उल्टा, मतलब वो रियल में दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ गए ना? इसलिए आप लोग याद रखिएगा, जो वास्तव में होता है वह उल्टा होता है। ऐसे याद रखने का ये तरीका है। अब कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब और इसमें दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। समझ गए? ये सब बातों को याद रखिएगा। अब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गए ना? काल्पनिक प्रतिबिंब जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं। समझ गए ना? कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें, सेम बात, दर्पण से टकराने के बाद, यहां तक सेम बात, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस लाइन को आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। वहां पर था मिलती है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो गया ना? जहां पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वही दोनों है। समझ गए ना? तो ये इमेजिन करना होगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या कैसा होता है? कहता काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा। अब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। अब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक में क्या होता था कि दर्पण के सामने बनता था। समझ गए ना? ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। वास्तविक में दर्पण के सामने, काल्पनिक में दर्पण के पीछे। अब कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब की किरणें काल्पनिक कटान से बनता है, इसलिए इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी आदमी बहुत अच्छा तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब कहता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर, मतलब दोनों में अंतर पूछेगा और आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तब इसका ऐसे बनाना है, बीच में एक लकीर देकर के दोनों साइड अंतर हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए आपसे पूछा गया वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इस बात को याद रखिएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। अब क्या, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। समझ गए ना? अब कहता है आपसे कहेगा यह दर्पण के सामने बनता है और दर्पण के पीछे बनता है।
समझ गए ना। अब बोले सर चारे को उदाहरण लिखा है, सॉरी अंतर, तो आप एक इसका वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा घुसा सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता दर्पण किसे कहते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो ये आप लोग याद, कहता वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश की किरण को नियमित रूप से परिवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। समझ गए ना। वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के किरणों को नियमित रूप से परिवर्तित करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। समझ गए ना। अब कहता है दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। और कौन कौन होता है, ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परवलयिक दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल होता हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अब परवलयिक दर्पण जिसका काफी उभरा हुआ परावर्तक मतलब परावर्तक सतह काफी उभरा हो, उसे परवलयिक दर्पण कहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आता है क्वेश्चन यहां से काफी ज्यादा, तो इसको पढ़ना है। समझ गए ना। ये सब एक लाइन की बात है जानने का, लेकिन हम लोग गोलीय दर्पण को काफी अच्छा से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या है, समझ गए ना। अब सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं किया जाएगा। कहता समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। समझ गए ना। जैसे देखिए इसका फिगर, यहाँ पर ये एक समतल दर्पण हो गया, परावर्तक सतह टकरा का आया, अगर ऐसा आया तो इधर चल जाएगा। ये परावर्तक हुआ, ऐसा आया तो इधर चल जाएगा, मतलब जैसा आता है वो ऐसा ही उसके साथ बिहेव होता है, समतल है। परवलयिक में परवलयिक दर्पण होता है ये कोई दर्पण हो गया, ये कोई दर्पण नहीं हुआ। समझ गए ना, जो काफी उभरा सतह हो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये कई बार 2 नंबर में पूछा गया, इसलिए इसको देख लेते हैं। समझ गए ना। सभी बातों पर, सभी क्वेश्चन पर बढ़िया से बात करना है। अब कहता समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या है? समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना। समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों होता है? आपको काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाए थे, काल्पनिक में हमेशा सीधा होता है, तो यहाँ पर भी सीधा होगा। समझ गए ना। वास्तविक उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक सीधा होता है, तो काल्पनिक सीधा। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर। अब देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है, समतल दर्पण में देखिए समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और अगर काल्पनिक बनेगा तो आपको काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ाया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस पर भी बात करेंगे। अब कहता है समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, इस पर भी आप ध्यान में रखिएगा इसको भी। अब कहता है समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, क्योंकि देखिए समतल दर्पण का कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब में जो जो काम हो रहा था वही समतल दर्पण में भी हो रहा है। अब कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, इसको भी याद रखना, यहाँ पर उल्टा होगा। समझ गए ना, उल्टा होता है। तो ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता गोलीय दर्पण, बहुत सुंदर से गोलीय दर्पण को हमको पढ़ना पड़ेगा। गोलीय दर्पण क्या है, समझ गए ना। कहता गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा परावर्तक सतह जिसका मतलब किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले समझते हैं ना। अगर ये गोला है, ये क्या है? एक गोला है। अगर हम यहाँ से इसको हम हटा दिया जाएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा दिए, देखिए तो यहाँ पे 2 दर्पण बन गया कि नहीं। अगर हम इसको इधर से रंगा देंगे, इसको हम रंगा दिए आप तल, और अगर इसको यहाँ से रंगा दिए ये उत्तल, मतलब ऐसा भी होता है। इसको याद कैसे रखना है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं काफी अच्छा तरीका से। लेकिन यह क्या है? एक खोखला गोला से ही बना ना, समतल सॉरी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में देखिए तो 2 प्रकार का दर्पण बना है कि नहीं, एक अंदर से रंगा हुआ, एक बाहर से रंगा हुआ। तो ये भी क्या है, इस पर भी हम लोग काफी अच्छा से बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, बहुत सुंदर से समझिएगा। समझ गए ना। चलिए यहां देखिए,
अब कहता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण, क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इंग्लिश में हमको नहीं जाना, नॉर्मली हम लोग को सीखना है बच्चा। कुछ बातों को इंग्लिश में भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? आपसे कई बार 2 नंबर में पूछा गया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्या, उत्तल लेंस या अवतल लेंस क्या है। ये सभी बातों को आप लोग बिल्कुल आसान आराम से याद रखिएगा, तब आपका काम बनने वाला। और इत्मीनान से पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय कम है। चलिए अब कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, मतलब जहां से प्रकाश चक्रा करके आता है, जिसे परावर्तक सतह धंसा हो। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब परावर्तक सतह धंसा हो, मतलब यहां इधर रंगा होगा, समझ गए ना? अगर इधर रंगा होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका? देखिए परावर्तक सतह इधर रंगा ले, इधर इधर से टॉर्च जलाएंगे, इधर ना मुंह देख सकते हैं, तो परावर्तक सतह धंसा हो तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। वही बात करता, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अर्थात उभरा नहीं हो, परावर्तक सतह धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन यह 2 नंबर में पूछा गया, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, 100% गारंटी के साथ बोला जा रहा है कि यह क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब कहता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब कहता है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। किधर की ओर होता है? केंद्र की ओर होता है। अब कहता है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल का फोकस कैसा आता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। और आपसे पूछे अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। समझ गए ना? ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण को भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यहां पे देखिए यहां पर धंसा नहीं हो, यहां पे थोड़ा सा मिस है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे अंदर मतलब ये रंगा हो और परावर्तक सतह इधर से मुंह देखने वाला उभरा हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। समझ गए ना? इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कहता उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? अपसारी दर्पण के नाम से। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, और अवतल को क्या नाम से जानते थे? अभिसारी के नाम से जानते थे। क्या नाम से? अभिसारी के नाम से जानते थे, अभिसारी दर्पण। और लेकिन उत्तल को किस नाम से जानते हैं? अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातों को आप लोग आराम से याद रखना है, समझ गए ना? और याद रखिएगा। अब कहता है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, और वो केंद्र की दिशा में होता है अवतल दर्पण में। अब कहता है उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, उसका वास्तविक हो जाता है। समझ गए ना? याद रखिएगा। अब दोनों में अंतर पूछा है तो हम लोग दोनों में अंतर बताएंगे। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया, और इसका अंतर आप लोग बताइएगा। अब कहता अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के निम्नलिखित अंतर है, जो नीचे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब कहता वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे आपको बताया गया था, ये आपका देखिए, ये आप लोग ऐसे बनाइएगा और ऐसे कर दीजिएगा। मतलब इधर से रंगा हुआ है तो मुंह इधर से देखेगा, परावर्तक सतह धंसा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको भी याद रखिएगा, समझ गए ना? कई बार क्वेश्चन पूछता है, अगर फिगर याद है तो ये भी याद है। अब देखिए क्या कर रहा है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी मतलब एफ माइनस में होता है, मतलब ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसको भी याद रखिएगा, प्लस में, और इसका अवतल का माइनस में होता है। अब कहता अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है। लेकिन आपसे अगर कहेगा, अब कहेगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक
प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको आराम से भगाइए, तू भगाइए इसको, इधर से भागो, हाँ इधर से भगाओ। चलिए देखिए, रूम डीओजी डॉग भी आ जाते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, सभी आदमी पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। मतलब वो किधर से आकर के घुस गए थे, उसको भगाना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। उनका भी मन कर गया होगा पढ़ने का, आप लोग भी पढ़िए, जब उनका मन कर सकता है तो आप लोग का भी मन करना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें क्या है, इसमें बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब दोनों प्रकार का बनता है प्रतिबिंब, तो यहाँ पर दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का प्रकार भी बनेगा। यहाँ पर देखिए, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखिए बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या, कैसा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, लेकिन इसमें छोटा और इसमें सिर्फ क्या होगा, काल्पनिक। याद रखिएगा इसको भी। अब कहता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा आराम से, सभी बात बहुत सुंदर है। अब देखिए, कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा मत समझिएगा कि कुछ भी क्वेश्चन करा रहे, नहीं। अब देखिए, कहता अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अवतल दर्पण को निम्नलिखित उपयोग है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, अर्थात हजामती दर्पण के रूप में। दाढ़ी बनाने या तो हजामती दर्पण, दोनों एक ही बात है। अब कहता है गाड़ियों के सॉरी इसके, हाँ देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट में भी होता है, लेकिन इसको भी देखिए, यहाँ पे कहता है रोगियों के नाक, कान, दांत को देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि मुंह खिराने, मुंह खोल करके उसको चेक करता है, तो वहां पर अवतल दर्पण लगा रहता है, वो चेक करने वाले मशीन। समझ गए ना, ये सभी में। अब कहता है सोलर कुकर में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अवतल दर्पण का। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है सर्च लाइट में, याद रखिएगा, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग काफी बारीकी से आप लोग याद रखिएगा। क्या करना है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब कहता है टेबल लैंप में, किस में, टेबल लैंप में। टेबल लैंप बुझते हैं ना, पढ़ने उड़ने वाला जो टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब आगे वाला, तथा गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट भी आगे रहता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत सुंदर है। अब आपसे नेक्स्ट सवाल आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। वाहनों के साइड मिरर में, हेडलाइट अलग है और अग्रदीप, ये दोनों एक बात हुआ, लेकिन ये देखिए साइड मिरर अलग चीज हो गया। अग्रदीप बोलिए या गाड़ियों की हेडलाइट बोलिए, ये दोनों सेम बात है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी, वाहनों के साइड मिरर, ये अलग बात हो गया। साइड मिरर मतलब पीछे देखने के लिए लगाता है और वहां आगे जलाने के लिए लाइट। समझ गए ना। अब यहाँ पर मिरर का बात किया गया है और यहाँ पर लाइट का बात किया गया, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, गाड़ियों के अग्रदीप में किसका, तो अवतल का, लेकिन गाड़ियों के साइड मिरर में तो उत्तल का। सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी सुंदर है और आप लोग याद रखिएगा तो जल्दी याद रहेगा और एग्जाम में लिख पाइएगा इसको। चलिए अब कहता है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण को सबसे पहले अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन यह पूछा है, अवतल दर्पण को तो हम लोग जानते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है, तो सुनिएगा। कहता अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आप लोग अभिसारी किरण पुंज में देखे होंगे कि एक बिंदु पर आकर के मिलता है, समझ गए ना, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते थे। लेकिन यहां पर क्या, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है। जैसे यहां पर है, यहां से प्रकाश जा रहा प्रधान अक्ष के समांतर, यहां पे आ गया, यहां से प्रकाश किरण जा रहा था, यहां आ गया, यहां जा रहा था, यहां आ गया, यहां जा रहा था, यहां, मतलब एक जगह आकर के क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, क्योंकि अभिसारी में क्या होता था कि वह एक जगह आकर के मिलते थे, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा काफी अच्छा तरीका से। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल दर्पण किस नाम से जानते थे, अपसारी दर्पण के नाम से, लेकिन क्यों, यहाँ पूछा क्यों हम कहते हैं, तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है।
अपसारी मतलब समझिए, अपसारी किरण पुंज आप पढ़े थे, वहां पर एक जगह से चारों तरफ फैलने का काम करता है, समझिए ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, दर्पण टकराने के बाद वो एक जगह से चारों तरफ फैलता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस सभी बातों को भी याद रखिएगा। और लास्ट में आते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, समझिए ना, लगभग आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, कई बार, इसका कोई वर्णन नहीं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा। आप कहता प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, मतलब वही प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम से आप क्या समझते हैं, इसके नियम कितने नियम है, तो आप लोग याद रखिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, मतलब जिस तरह से वो जाता था उसी माध्यम में लौट जाता था, तो उस नियम को ही प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा यहां बताते हैं, आगे हम लोग चल जाते हैं। आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब होता है टकराना। क्या होता है परावर्तन का मतलब? परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकराना। क्या होता है? टकराना, कहीं पर टकरा करके वापस आना, समझ गए ना। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जैसे ये समतल दर्पण कि हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? आप लोग पढ़े थे तभी अवतल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? आपको पता था ना कि अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सोलर कुकर में भी होता था, तभी आप पढ़े थे। तो कहता है क्यों किया जाता है? देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्योंकि बड़े बड़े अवतल दर्पणों के उपयोग से प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग से प्रकाश का परावर्तन अधिक मात्रा में होता है, तथा यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में उष्मा, मतलब हीट, जिसके कारण अधिक मात्रा में उष्मा या हीट ऊर्जा मुक्त होते हैं, मतलब उष्मा या ऊर्जा मुक्त होता है। इस उष्मा का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, कहता हम वाहनों में उत्तल, यहाँ पे होना चाहिए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? समझ गए ना, मतलब पीछे देखने के लिए इसका वरीयता क्यों देते हैं, तो इसका बारे में थोड़ा समझिए क्या है, कैसा है यह क्वेश्चन। एक प्रकार से यह क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी होता है, या अथवा देखिए क्वेश्चन आपका अथवा ऐसा भी आएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग बताइए, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। देखिए 3 कंडीशन बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, तथा उत्तल दर्पण की विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, मतलब देखने की दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, जिससे चालक को साइड लेने या देने में आसानी होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, समझ गए ना क्यों किया जाता है। यह सभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से ये खत्म है, तो सभी आदमी बताइएगा थोड़ा सा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सभी आदमी थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि कम समय है, आपका 1 घंटा का लगभग वीडियो होने वाला है, और इसमें सभी आदमी अच्छे तरीक़ा से इसको समझ गए होंगे। मात्र 6-7 घंटा का वीडियो होगा, सभी मतलब चैप्टर मिला करके, और सभी को अगर देख लेते हैं तो अभी से आपके पास बहुत समय, अगर देख लेते हैं तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा, इसका 100% गारंटी लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, लव यू, थैंक्स।